record the lesson. Okay, so deflection is directly proportional to charge and deflection is inversely proportional to mass, right? This is what we discussed yesterday. अब मुझे ये बताओ कि if given कि A is a particle with charge 2 plus and mass, let's say 4, has deflection plus 40 degree. ठीक है? अब बेटा इसको देख के what would you tell about deflection of this particle? ये जो पार्टिकल B है इसकी डिफ्लेक्शन कितने डिग्री की होगी? Less than 40, sir. 20 degrees. 20 degrees. शाबाश. It is 20 degrees. और plus 20 degree या minus 20 degree? Plus 20 degrees. हाँ, it will be plus 20 degree, right? क्योंकि देखो चार्ज is same. तो जिस डायरेक्शन में A डिफ्लेक्ट हुआ है उसी डायरेक्शन में B भी डिफ्लेक्ट होगा. It's like this. कि let's say the particle A है, this is particle A, okay? It is deflected at an angle of 40 degree. This is 40 degrees, suppose. तो जो the other particle B है, उसकी deflection will also happens in the same direction, but this deflection will be half because the charge is half. ठीक है? Now, beta, what about this particle C? If it is -2 and mass is 4 plus, what about this particle C? इसकी deflection -40. ये शाबाश. So particle C की deflection कितनी होगी? -40 degree होगी. Any confusion? ठीक है, क्योंकि चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है, A और C दोनों का चार्ज सेम है, मैस भी सेम है, लेकिन बस डायरेक्शन चार्ज की चेंज हो गई है पॉजिटिव से नेगेटिव, तो डिफ्लेक्शन फिर अपोजिट डायरेक्शन में होगी. तो C विल बी समवेयर हियर और C की डिफ्लेक्शन 40 डिग्री होगी, A की डिफ्लेक्शन भी 40 डिग्री है. तो A और C में जो डिफ्लेक्शन का फर्क है वो डायरेक्शन का फर्क है. एनी कंफ्यूजन? Any confusion, बेटा? Okay. अच्छा, अब बेटा, what about this? If A is 2 plus with the mass 4 has deflection plus 40 degree, right? So what about B with this? अब B की क्या डिफ्लेक्शन होगी? Plus 20 degrees. Sir. Plus 20 degree. जी बेटा, is he right? Plus 40. Plus 4 बेटा, mass को देखो, mass decrease हुआ ना? Yeah, it's right. Right है. Plus 20 यानी correct है, you say. Plus 80 degrees. Mass बेटा decrease नहीं हुआ. Mass के decrease से deflection को increase नहीं होना चाहिए. Yes, yes. Mass के decrease से deflection increase होना चाहिए. तो plus 20 is wrong ना. Deflection होनी चाहिए plus 80 degree. ये समझ आई बेटा? Yes, sir. Any confusion here बेटा? Sir, decrease in mass से deflection में increase होता है? ये देखो जरा, डिफ्लेक्शन और मैस इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. जब मैस डिक्रीज होगा तो डिफ्लेक्शन इंक्रीज होगी ना. इनवर्स प्रोपोर्शनलिटी इसी को कहते हैं ना. अगर मैस डिक्रीज होगा तो डिफ्लेक्शन को इंक्रीज होना चाहिए ना. दिस इज इनवर्स प्रोपोर्शनलिटी ना. समझ आए बेटा? ठीक है सर. एनी कंफ्यूजन बेटा? क्यों ये ऑनलाइन क्लासेस हैं, कंफ्यूजन के लिए क्वेश्चन करें बेटा, खामोश ना रहें. जिसको जहां कंफ्यूजन है डू आस्क. नो सर. अच्छा चलो, ये बता मुझे, ये पार्टिकल X, ठीक है, with the mass 2 plus with the charge 2 plus and mass 3 has deflection
इसकी डिफ्लेक्शन है सपोज +60 degree. So what about this y with the mass 6 and the same charge? 30. 30. हाँ शाबाश, because over here mass क्या हुआ, mass increase हुआ, ठीक है, तो mass के increase से deflection should decrease. तो deflection, अच्छा तो mass double हुआ तो deflection half हो जाएगी, तो it's +30 degree, right? Any confusion बेटा? No, sir. Is this clear बेटा? कोई क्वेश्चन तो पूछें। ये बताओ A with the 2 plus and its mass is also 2 has deflection +20 degree, right? What about this B? Has deflection? Yes. -10 degrees. -10. माइनस क्यों बोल रहे हो? क्योंकि चार्ज Because- इज चेंज्ड, प्लस से माइनस, ठीक है, चार्ज जो है वो पॉजिटिव से नेगेटिव हुआ तो डिफ्लेक्शन का जो साइन है वो भी चेंज होगा, एंड मास इज इंक्रीजिंग, ओके, जब मास इंक्रीज होगा तो डिफ्लेक्शन शुड डिक्रीज, मास के इंक्रीज से डिफ्लेक्शन शुड डिक्रीज, तो -10 डिग्री। मेरे ख्याल में सफिशिएंट प्रैक्टिस होगी, ये एग्जांपल्स आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए करवा रहा था बेटा, ठीक है। सो आई थिंक ये क्लियर हो गया। दिस इज द एंड ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर जो है वो कंप्लीट हुआ। अब मुझे बेटा आप इसको एटॉमिक स्ट्रक्चर की वर्कशीट की तरफ चले जाते हैं बेटा। लेट मी ओपन द वर्कशीट्स। अब वर्कशीट में मैं आपको वर्कशीट आप अपने फोन पे भी ओपन कर सकते हैं जो मैंने शेयर की है, ओके, हियर वी आर विद द वर्कशीट, ओके। ओके बेटा ये वर्कशीट है, ये थ्योरी पेपर है, तो पहले इट्स माय एडवाइस से पहले आप थ्योरी पेपर करें, ठीक है, पहले आप लोगों ने थ्योरी पेपर करना फिर जाएं एमसीक्यूज पे, लेकिन कोशिश करें कि आज से शुरू करें वर्कशीट को करना। अच्छा अब बेटा इसकी कॉन्फ़िगरेशन, ये क्वेश्चन नंबर 1 मैं डिस्कस कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 में कहते हैं कि फुल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर आयरन 2। तो बेटा आयरन का प्रोटॉन नंबर 26 है, क्या आप बताओगे कॉन्फ़िगरेशन कैसे होगी? जी बेटा क्वेश्चन विजिबल है ना सबको? जी बेटा Yes, sir. Visible. जी, ये आयरन 2 की कॉन्फ़िगरेशन कैसे करनी चाहिए, क्या लिखूं मैं? 2s2, 2s2, 2p6, 2p6, 3s2, 3s2, 3p6, 3p6, 4s2, 4s2, 3d4. 3d4। ये ठीक है ये कॉन्फ़िगरेशन? जी बेटा आपके ख्याल में sir. ये कॉन्फ़िगरेशन ठीक है? No, 3D6 होना चाहिए आखिरी और 4S बस 0। हाँ मैंने आपको एक एडवाइस की थी, वो एडवाइस क्या थी बेटा? एडवाइस ये थी कि ट्रांजिशन मेटल आयन में आप बेटर के पहले ट्रांजिशन मेटल की कॉन्फ़िगरेशन करें। आयरन 2 की कॉन्फ़िगरेशन पूछना है तो आप आयरन की कॉन्फ़िगरेशन कर लें, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6,
फिर 4s2 और 3d6, ये आयरन की कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है। अब 2+ के लिए इलेक्ट्रॉन्स कहां से पहले रिमूव करेंगे? 4s से, क्योंकि 4s वैलेंस शेल है। तो 4s से अब 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करोगे तो ये आयरन 2 बनेगा। तो 4s तो होगा ही नहीं आयरन 2 में, आयरन 2 में 4s नहीं होगा और 3d6 पे ये एंड करेगा, ठीक है। ये आयरन 2 की कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है। तो ट्रांजिशन मेटल आयन की कॉन्फ़िगरेशन जब पूछें तो इट इज माय एडवाइस कि पहले आप ट्रांजिशन मेटल की कॉन्फ़िगरेशन लिखें और फिर 4s से पहले इलेक्ट्रॉन निकालें, उसके बाद 3d से। ये मुझे बताएं कि अनपेड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं आयरन 2 में? कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होंगे आयरन 2 में? 4 4 अनपेड। यस, आपको कैसे पता चला 4 अनपेड का? क्योंकि ये D6 है, तो D6 इज लाइक दिस। D में 1 2 3 4 5 और 6 इलेक्ट्रॉन यू प्लेस करें तो 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे। अच्छा बेटा, ये जो पार्ट 2 है ना, ये अभी हमने नहीं पढ़ा, ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर रेडॉक्स में पढ़ेंगे, रेडॉक्स अभी मैंने नहीं पढ़ा है, तो जस्ट लीव दिस पार्ट 2 ऑफ क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। अच्छा बेटा, ये बताएं कि ये जो 0 पॉइंट कल आपको याद है हमने किया था 0.0005, ये किसके लिए है? for the mass of electrons. हाँ, ये वैसे ओ लेवल में आपने किस तरह पढ़ा था? 1/1836 या 1/1840 भी ठीक है। तो न्यूट्रॉन का मैं क्या लिखूं नीचे? 1, शाबाश। और न्यूट्रॉन पे चार्ज क्या होगा? 0 बेटा 0 नहीं लिखे ना, न्यूट्रॉन पे चार्ज 0 मत लिखें, क्या लिखें इधर? Nil. ये लिखें। अच्छा, लोकेशन विद इन द एटम? Center. Nucleus. बेटा सेंटर का मार्क नहीं मिलेगा, सेंटर आप लिखोगे नहीं, इलेक्ट्रॉन का। इधर मैं क्या लिखूं इस बॉक्स में? आउटर शेल्स, ठीक है। और इसे प्रिसाइज करें। ऑर्बिटल्स। हाँ, यस यस बेटा, गुड। तो या ऑर्बिटल लिखें या शेल लिखें, दोनों लिख दें तो बेहतर है। और बेटा ये फिर नेक्स्ट क्या है? ये गोल्ड के न्यूट्रॉन्स कितने होंगे? ये आपको कैसे पता चलेगा गोल्ड के कितने न्यूट्रॉन्स हैं? 197 से 79 माइनस करेंगे। हाँ, क्योंकि 79 इलेक्ट्रॉन है तो प्रोटॉन नंबर भी 79 होगा। तो 197 से 79 माइनस करें, व्हाट इट मेक्स? 118. 118, श्योर? Yes. अच्छा बेटा, ये बता सकते हो बॉन्डिंग इन गोल्ड, गोल्ड में कौन सी बॉन्डिंग होगी? मेटालिक मेटालिक बॉन्डिंग, बस सिर्फ स्टेट कर। हाँ शाबाश, बस सिर्फ स्टेट करना है, ठीक है, मेटालिक। अच्छा बेटा, मेटालिक बॉन्डिंग का अगर बोलें, इधर तो नहीं बोला हुआ, लेकिन अगर बोलें कि मेटालिक बॉन्डिंग का डायग्राम बताओ, तो आप बना सकते हो मेटालिक बॉन्डिंग का डायग्राम? यस सर। कैसे? सर पॉजिटिव आयॉन्स बनाएंगे एक लैटिस उनका, और फिर उनके बीच में फ्री फ्लोइंग इलेक्ट्रॉन। हाँ ठीक है, यू विल मेक पॉजिटिव आयॉन्स और फिर डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन्स हर जगह शो करने, ठीक है, इन बिटवीन भी, साइड्स पे भी डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन्स को हर जगह शो करना है, इन बिटवीन भी और साइड्स पे भी, लाइक दिस, लाइक दिस, ठीक है। ये कोई भी मेटल हो बेटा, कोई भी मेटल, ये कॉमन डायग्राम है फॉर मेटालिक बॉन्डिंग। तो हाउ वुड यू डिफाइन मेटालिक बॉन्डिंग? Lattice of positive ions in sea of electron. इस बेटा इसमें एक, इसको आपको मिलेगा 1/2। जब आप बोलेंगे लैटिस ऑफ पॉजिटिव आयंस एंड सी ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो यू विल गेट 1/2, क्योंकि इसमें वन थिंग इज मिसिंग। हाउ टू गेट 2/2 फॉर मेटालिक बॉन्डिंग? Delocalized. डीलोकलाइज या सी ऑफ इलेक्ट्रॉन एक ही बात है ना, फ्री इलेक्ट्रॉन, डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन, सी ऑफ इलेक्ट्रॉन, दिस इज सेम थिंग। पॉजिटिव गोल्ड आयॉन। नहीं, पर पॉजिटिव आयंस या पॉजिटिव गोल्ड आयंस एक ही बात है।
आपको बोले डिफाइन मेटालिक बॉन्डिंग, तो आप क्या लिखोगे? डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव forces of attraction between the electrons and positive ions. बेटा आपसे क्लासेस मिस हुई हैं? जी बेटा, बेटा आप ये आंसर किसने किया था? सर मैंने किया था सर। जी बेटा, आपसे जो आप तो क्लास में नहीं आते थे ना, अब ऑनलाइन क्लास में आए हैं, यस सर। तो वो उन क्लासेस का क्या बनेगा जो आपने मिस किए? सर जो मतलब नोट्स हैं वो तो मतलब क्लास फेलो से देख के नोट डाउन तो कॉपी कर लेंगे। आपके पास मेरा नंबर है, मैं वीकेंड पे बेटा वो कंपाइल करूंगा रिकॉर्डिंग्स, तो मैं शेयर करूंगा, ठीक है? तो रिकॉर्डिंग्स पे देख लें, जो क्लासेस मिस हुई हैं वो कवर हो जाएंगी आप, ओके सर। ठीक है? यस बेटा, आई होप कि ये आपको पता होगा हाउ टू डिफाइन आइसोटोप। यस सर। Two elements with the same proton number but different neutron. हाँ, सेम प्रोटॉन नंबर बट डिफरेंट न्यूट्रॉन नंबर। न्यूट्रॉन नंबर। बेटा ऐसे लिखना चाहिए आपको, सेम प्रोटॉन नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, but different mass number due to different number of neutrons, due to different number of neutrons। ये बात समझ में, तब आपको ये 2 after 2 मिलेंगे। आइसोटोप की डेफिनेशन को इस तरह से लिखें अब ए लेवल्स में, समझ आई? मास नंबर में जो डिफरेंस होता है वो किस वजह से होता है? न्यूट्रॉन्स के डिफरेंट होने की वजह से होता है, राइट? यस सर। अच्छा अच्छा बेटा, ये जो आपके सामने डायग्राम है ना, ये क्वेश्चन, अच्छा ये जरा सा देखें, इसकी डिस्कशन भी बेटा, ये देखें बेटा, गौर से सुने इस कॉन्सेप्ट को। एक डिवाइस होता है बेटा, उसका नेम होता है मैस स्पेक्ट्रोमीटर। इस मैस स्पेक्ट्रोमीटर को तो हम सिलेबस के एंड में पढ़ेंगे एनालिटिकल टेक्निक्स में, ठीक है? एक डिवाइस है, उसका नेम है मैस स्पेक्ट्रोमीटर। मैस स्पेक्ट्रोमीटर इज अ डिवाइस, ठीक है? अच्छा बेटा, इस डिवाइस से एक ग्राफ ऑब्टेन होता है, ठीक है? ये डिवाइस एक ग्राफ प्रोड्यूस करता है, उस ग्राफ का नाम है मैस स्पेक्ट्रम। उस ग्राफ को क्या बोलेंगे बेटा? मैस स्पेक्ट्रम बोलेंगे। अच्छा, वो ग्राफ इस तरह से होगा, ऐसे, ये y एक्सिस और x एक्सिस, और हर एलिमेंट का होगा, जैसे ये फॉर क्लोरीन है, ठीक है? ये क्लोरीन है, और इधर y एक्सिस पे होगी परसेंटेज अबंडेंस। बेटा आपने ओ लेवल में पढ़ा है ना आइसोटोप्स की परसेंटेज अबंडेंस, ओ लेवल में आपने पढ़ा होगा परसेंटेज अबंडेंस। और x एक्सिस पे बेटा होगा मैस, x एक्सिस पे मैस है, तो ये मैस इधर मेंशन है, लेट्स से ये 35 है, ये 36 है और ये 37 है, ठीक है? तो अब ये जो ग्राफ है ये आपको गिवन होगा, ठीक है? ये ऐसे। अच्छा, अब इस ग्राफ पे आप में आपको कितनी पीक्स नजर आ रही हैं? कितनी पीक्स नजर आ रही हैं बेटा? दो पीक्स नजर आ रही हैं, 2 पीक्स, ठीक है? बेटा ये जो ग्राफ है, इस ग्राफ को क्या बोलेंगे? मैस स्पेक्ट्रम, ठीक है? इस ग्राफ को क्या बोलेंगे बेटा? मैस स्पेक्ट्रम ऑफ क्लोरीन। हर एलिमेंट का डिफरेंट मैस स्पेक्ट्रम होगा, और इसमें जो पीक्स होंगी ना, 2 पीक्स, तो इसका मतलब है क्लोरीन के 2 आइसोटोप्स हैं, याद रखिए ये बात। यानी जो नंबर ऑफ पीक्स हैं, नंबर ऑफ पीक्स वो इक्वल होंगी नंबर ऑफ आइसोटोप्स के।
नंबर ऑफ पीक्स इक्वल होंगी नंबर ऑफ आइसोटोप्स के। अगर किसी एलिमेंट की 3 पीक्स आ रही हो तो फिर उसमें कितने आइसोटोप होंगे? उसके 3 आइसोटोप होंगे। अगर किसी एलिमेंट में 4 पीक्स आ रही हो उसके कितने आइसोटोप्स होंगे? 4 आइसोटोप होंगे। समझ आ रही है बेटा? एनी कंफ्यूजन? और बेटा हर पीक के साथ उसकी परसेंटेज अबंडेंस भी गिवन होगी। लेट्स से दिस वन इज 75 एंड दिस वन इज 25, तो ये अबंडेंस गिवन होगी। तो इसका मतलब है ये 75% अबंडेंट है और ये 25% अबंडेंट है। ठीक है, तो इसको अब हम इंटरप्रेट इस तरह से करेंगे। हम बोलेंगे क्लोरीन के 2 आइसोटोप्स हैं। एक क्लोरीन का आइसोटोपिक मास 35 है और वो 75% अबंडेंट है। ऐसे हम इंटरप्रेट करेंगे इसे। और दूसरा क्लोरीन, उसका आइसोटोपिक मास 37 है और वो 25% अबंडेंट है। तो ये क्लोरीन के 2 आइसोटोप्स हुए और उनकी रिलेटिव अबंडेंस। ये सब कुछ हमें इस मास स्पेक्ट्रम से पता चल रहा। एनी कंफ्यूजन? If you have any confusion, you can ask. इसको बेटा नोट कर लें, इसको नोट कर लें बेटा। तो नोट कर लें, फिर मुझे बताएं। ये जो परसेंटेज है ना, ये गिवन होगी और पीक जिस मैस पे बन रही है वो मैस भी गिवन होगा। आप इजीली पता कर सकोगे कि कितने आइसोटोप्स हैं। जितने पीक्स होंगे उतने आइसोटोप्स होंगे और फिर पीक जिस जिस मैस पे बन रही है वो आइसोटोपिक मैस होगा। जो जो परसेंटेज होगी वो परसेंटेज अबंडेंस है। राइट? अब बेटा सामने देखें, स्क्रीन की तरफ, सामने स्क्रीन की तरफ देखें बेटा। अब ओ लेवल में आपने क्या पढ़ा था कि ए आर क्लोरीन का कैसे कैलकुलेट करेंगे? बेटा क्लोरीन का ए आर कैसे कैलकुलेट करेंगे? ओ लेवल में क्या पढ़ा था आपने? जी बेटा, मुझे आप सुन रहे हो? यस सर। कैसे ए आर कैलकुलेट होगा क्लोरीन का? ये क्वेश्चन तो थे ना ओ लेवल में। ये नहीं पढ़ा था आइसोटोपिक मास जो कि 35 है इनटू अबंडेंस, अबंडेंस 75 है, प्लस आइसोटोपिक मास जो कि दूसरा आइसोटोपिक मास 37 है इनटू अबंडेंस 25 है, होल डिवाइडेड बाय 100। ये आपने ओ लेवल में पढ़ा था ऐसे कि नहीं? नो सर। ये नहीं No, पढ़ा था sir. बेटा? अच्छा बेटा, ये जो फिर, अच्छा चलो ए आर बेटा फिर इस तरह से, ये मैं अभी पढ़ा, ये ओ लेवल में आपने कैसे मिस किया? बहुत मेन कॉन्सेप्ट है ये। अच्छा लेकिन चलो ये ए एस में भी है, बस ये देख लो, ये फॉर्मूला है। ठीक है, 35 इसका आइसोटोपिक मास है क्लोरीन का और अबंडेंस 75 है, दोनों को मल्टीप्लाई करो। ठीक है, और फिर 30। गर्ल्स आप लोगों ने भी नहीं पढ़ा था ये फॉर्मूला? मैं फॉर्मूला की बात कर रहा हूं, मैं स्पेक्ट्रम की नहीं कर रहा। ये फॉर्मूला पढ़ा था ए आर की कैलकुलेशन का? गर्ल्स यस। पढ़ा था ये फॉर्मूला? चलो इट्स ओके, कोई बात नहीं, अभी प्रैक्टिस कर लें। तो 37 इंटू 25 होल डिवाइडेड बाय परसेंटेज सम। बेटा परसेंटेज सम इस केस में 100 आएगी, तो आप बेटा इसको कैलकुलेट करें ना, तो यू विल गेट 35.5। ठीक है, ये क्या है? ए आर हैपेंस टू बी 35.5। ठीक है बेटा, ये नोट करें, इसको नोट कर लें और फिर मुझे बताएं जब नोट हो जाए। जी बेटा, should I shift to the next sheet?
Yes, sir. जी बेटा, सब लिख लें तो मैं फिर आई विल शिफ्ट टू द नेक्स्ट शीट। ओके बेटा, अगर पिछली शीट किसी ने देखनी है तो मुझे बताएं, मैं बता दूंगा। एक मिनट वापस से जी बस सर। ठीक है। अच्छा, अब बेटा नेक्स्ट इज मास स्पेक्ट्रम ऑफ नियॉन। तो मास स्पेक्ट्रम आपको गिवन होगा, आपको ये मेमोराइज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। लाइक दिस, ये मास स्पेक्ट्रम नियॉन का गिवन है, और क्वेश्चंस भी मैं आपको बताता हूँ कैसे पूछेंगे। ये मास स्पेक्ट्रम है और ये परसेंटेज अबंडेंस है, ठीक है। तो ये मास मेंशन होगा कि ये 20 है, ये 21 है, ये 22 है। और फिर पीक्स भी बेटा उन्होंने दी होंगी, पीक्स दी होंगी, और बेटा परसेंटेज भी उन्होंने बताई होगी। तो ये 91% इस पीक पे लिखा हुआ होगा, और फिर जो है ये 1% और ये 8%। अब बेटा क्वेश्चन है कि हाउ मेनी आइसोटोप्स ऑफ नियॉन, इसका क्या आंसर है? How 3, many- sir. हाँ, हाउ मेनी आइसोटोप्स ऑफ नियॉन, तो नियॉन के 3 आइसोटोप्स हैं, राइट। अच्छा, Yes, अब sir. बेटा ए आर खुद कैलकुलेट करें, फिर मुझे बताएं। जस्ट कैलकुलेट ए आर एंड टेल मी। जी बेटा, इसका जो ए आर है, मुझे बताएं, मैं इस यहाँ स्क्रीन पे करूं, ए आर कैसे कैलकुलेट होगा? सर परसेंटेज अबंडेंस को हमने मल्टीप्लाई करना मास। हाँ, तो पहला जो आइसोटोप है उसका आइसोटोपिक मास 20 है बेटा। ये नियॉन इस तरह से, एक नियॉन इसका आइसोटोपिक मास 20 है, दूसरा नियॉन उसका आइसोटोपिक मास 21 है, और तीसरा नियॉन उसका आइसोटोपिक मास 22 है, ठीक है। और पहला वाला नियॉन 91% अबंडेंट है, दूसरा वाला 1% अबंडेंट है, तीसरा वाला 8% अबंडेंट है। तो 20 इंटू 91 प्लस 21 इंटू 1 प्लस 22 इंटू 8 होल डिवाइडेड बाय 100। जी करें, इससे क्या बन रहा है, कौन सी वैल्यू आ रही? 20.17। 20.17, तो उसको 20.2 भी कह सकते हो, ठीक है, या 20.17 भी लिख सकते हो। तो आई होप कि आप ये मैनेज कर सकोगे। मास स्पेक्ट्रम और फिर नंबर ऑफ आइसोटोप्स पूछें और फिर ए आर की कैलकुलेशन पूछें, तो आई होप कि आप ये आंसर कर सकोगे। ये भी बेटा लिख लें। Sir, air is in percentage or what? नहीं, ए आर जो है ना रिलेटिव एटॉमिक मास है, जो मास पीरियोडिक टेबल में आपको नजर आता है ना, वो ए आर होता है। Oh, okay. ओके, पीरियोडिक टेबल में जो मास होता है वो ए आर होता है, और ये ए आर बेटा वेटेड एवरेज मास है। ये आपने एवरेज की है ना, वेटेड एवरेज की है। वेटेड एवरेज का मतलब है कि आपने परसेंटेज अबंडेंस को भी काउंट किया, ठीक है। इफ यू आर डन बेटा, ये राइटिंग तो डन सर। डन बेटा, बाकी बच्चों ने भी लिख लिया। यस सर। अच्छा बेटा, आप देखें इस क्वेश्चन को, ये देखें, ये क्वेश्चन है, ठीक है, ये पार्ट डी। तो इसमें अब मास स्पेक्ट्रम है, ये टुम्बेगा अलॉय है। तो जाहिर है आपको पता है ना, अलॉय में डिफरेंट मेटल्स हो सकती हैं। तो एक मेटल इस अलॉय में कॉपर है और दूसरा मेटल इसमें गोल्ड है, गोल्ड AU होता है। बेटा आप इसमें बता सकते हैं जो नीचे जो पीक्स हैं, बेटा ये जो M/E है ना, ये बस मास कंसिडर करें, M/E को मास कंसिडर करें। तो आप बता सकते हैं कि इसमें कॉपर की पीक्स कौन सी हैं, गोल्ड की कौन सी हैं?
पहले तो ये डिसाइड करें इसमें कॉपर की पीक्स कौन सी है, गोल्ड की पीक कौन सी है? पहली दो कॉपर की हैं, आखिरी वाली गोल्ड की है। आखिरी वाली गोल्ड की। अच्छा, आपको ये कैसे पता चला कि आखिरी वाली गोल्ड की है? मैथ्स नंबर। मैच नंबर 197 है गोल्ड का। और ये ऊपर देखो, ऊपर देखो गोल्ड का क्या मैच दिया हुआ है इन्होंने, देख लो बेटा, गोल्ड का मैच क्या दिया हुआ है, 197 दिया हुआ। तो इसका मतलब है कि ये 197 वाली जो पीक है ये गोल्ड की है। एक्स जो है वो कितना है, वो गोल्ड है। ठीक है, गोल्ड का सिंबल AU है। और पहली दो पीक्स कॉपर की हैं। ये आपको कैसे पता चला कि पहली दो पीक्स कॉपर की हैं बेटा? क्योंकि कॉपर का जो मैच होता है ना वो 63 पॉइंट समथिंग होता है, 63 65 के दरमियान कहीं आएगा, राइट। पीरियोडिक टेबल में अगर आप कॉपर का मैच देखें तो वो 63 और 65 के इन बिटवीन कहीं आएगा। अच्छा, अब बेटा क्या कहते हैं, कैलकुलेट द परसेंटेज अबंडेंस ऑफ गोल्ड। गोल्ड की क्या परसेंटेज अबंडेंस होगी बेटा? कैसे निकालेंगे गोल्ड की परसेंटेज अबंडेंस? कैसे निकालेंगे बेटा? टोटल परसेंटेज 100 होगी, ठीक है। और 100 से बेटा ये कॉपर की परसेंटेज माइनस करें, 56.36 प्लस 25.14। जाहिर है ये तीनों पीक्स मिला के 100% होंगी बेटा, तीनों पीक्स मिला के 100% अबंडेंस होगी। तो पहली दो पीक्स की अब अबंडेंस गिवन है, उनको ऐड करके 100 से माइनस कर दें तो वो गोल्ड की परसेंटेज अबंडेंस होगी। समझ आई बेटा? यस सर। क्या क्या बनेगी गोल्ड की परसेंटेज अबंडेंस? 18.5 18.5 ये गोल्ड की परसेंटेज अबंडेंस है। अच्छा, अब बेटा गोल्ड का चूंकि एक ही पीक है ना गोल्ड की, तो गोल्ड का बस AR तो क्लियर है, गोल्ड का AR इतना ही होगा 197, क्योंकि गोल्ड के आइसोटोप्स नहीं, इस ग्राफ बता रहा है कि गोल्ड के कोई एक ही आइसोटोप है, ठीक है। लेकिन जो कॉपर है उसके कितने आइसोटोप्स आपको नजर आ रहे हैं? दो नजर आए। तो कॉपर का AR बेटा कैसे निकालोगे? तो वही वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करें। वही वाला 63 इंटू 56.36 प्लस, यस प्लस बेटा 65 इंटू 25.14। और बेटा डिवाइडेड बाय परसेंटेज सम, डिवाइड बाय परसेंटेज सम। तो परसेंटेज सम क्या बनेगा? 100 से डिवाइड नहीं करना बेटा, ये देखो, एक मिनट बेटा, एक मिनट, एक मिनट बेटा, एक मिनट। इधर देखो, ये मैंने यहाँ 100 से क्यों डिवाइड किया हुआ? यहाँ मैंने 100 से क्यों डिवाइड किया? क्योंकि नियॉन की परसेंटेज सम 100 बन रही है, समझ आई? यहाँ 100 से इसलिए डिवाइड किया है कि ये परसेंटेज सम 100 बन रही है, ठीक है। यहाँ मैंने 100 से क्यों डिवाइड किया हुआ बेटा? क्योंकि परसेंटेज सम 100 बन रही है, इसलिए मैंने 100 से डिवाइड किया, राइट। तो लेकिन कॉपर के लिए परसेंटेज सम इधर 100 नहीं बन रही, तो परसेंटेज सम क्या बन रही है बेटा? 56.36 प्लस 25.14। इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास कॉपर का AR डेवलप होगा। एनी कंफ्यूजन? 63.6 हाँ, बस जो भी आता है वो बस आप कैलकुलेट कर लोगे, जो भी आएगा वो कॉपर का AR होगा, राइट। यस। किसी को कोई कंफ्यूजन है तो यू कैन आस्क क्वेश्चन। नो सर। अच्छा, ये क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट करना खुद। बेटा कोई क्वेश्चन अगर आपको प्रॉब्लमेटिक लगे तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर करना, ठीक है, सो दैट हम वहां भी डिबेट और डिस्कशन कर सकें। बेटा सर आपको आपने ये, कहा था आप कुछ क्वेश्चंस बताएंगे जो नहीं करने। हाँ बेटा इसमें
आप अब मेरे ख्याल में अटेम्प्ट सारे करो जो नहीं, जैसे कि ये देखो ऑक्सीडेशन नंबर अभी मैंने नहीं पढ़ाया ना, ऑक्सीडेशन नंबर ये फिर छोड़ देना। Yes. तो जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना तो आपको आइडिया होगा कि ये हमने नहीं पढ़ा हुआ, उनको फिर छोड़ते रहना, ठीक है। अच्छा बेटा मुझे ये बताओ, इस डायग्राम ये मुझे 3 मार्क्स में क्या लिखूं कि आई गेट 3 मार्क्स? इस डायग्राम को मैं कैसे कंप्लीट करूं सो दैट आई गेट 3 मार्क्स? Firstly, we add the positive and negative signs to the plates. हाँ शाबाश, ये कहाँ लिखा हुआ बेटा? ये यहाँ लिखा What? हुआ, add and label lines to represent path of beam, protons, neutrons, ठीक है। अच्छा तो ये पाथ शो करना है, और अच्छा मेंशन नहीं है, यस। तो वन ऑफ द मार्क विल बी फॉर दिस पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल। तो नीचे वाला कौन सा टर्मिनल होगा, ऊपर वाला कौन सा होगा? नीचे वाला positive होगा, पॉजिटिव, ऊपर वाला negative. ऊपर वाला नेगेटिव होगा, ठीक है। The path of proton will curve upwards and neutrons will just go straight. अच्छा तो बेटा ये देखो, इसमें कोई मिस्टेक है या नहीं आपके ख्याल में? ये दोनों ठीक है? ठीक है सर। ठीक है, मेरे ख्याल में तो यू विल गेट 2 मार्क्स फॉर दिस। Proton and electron are bending the same, reflecting, I mean. No, you will get 2 out of 3 for this. Something is wrong. 1 मार्क कहाँ पे डिडक्शन हुई? Same deflection. हाँ सेम डिफ्लेक्शन की वजह से। आपको पता है प्रोटॉन का मास ज्यादा है बेटा, Yeah, it deflects less. तो प्रोटॉन की डिफ्लेक्शन आप लेस दिखाएं ना, ठीक है। प्रोटॉन की डिफ्लेक्शन लेस दिखाएं, लाइक दिस। ये प्रोटॉन लेस डिफ्लेक्टेड है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स देखो ज्यादा, ये एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन ये ज्यादा है और प्रोटॉन्स का एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन कम है, राइट? Yes. तो बेटा गुड लक विद द वर्कशीट। पहले आप थ्योरी के क्वेश्चंस करो और उसके बाद फिर आप एमसीक्यूज पे आना, और जो प्रॉब्लम्स हो व्हाट्सएप ग्रुप पे प्लेस करते रहना। सी यू इन नेक्स्ट क्लास, ओके? Sir, test Tuesday, right? जी यस, टेस्ट ट्यूसडे बोलूंगा, मंडे को वर्कशीट ही डिस्कस करेंगे, Okay, sir. ठीक है। चलिए, विश यू ऑल द बेस्ट लक बेटा, अल्लाह हाफिज। Assalamu alaikum. Allah Hafiz. Assalamu alaikum. वालेकुम सलाम।